कार्बनिक यौगिक क्या देखे थे कल? क्या? हाँ, जा आ जाओ। कल हम कार्बनिक यौगिक में संकरण के बारे में देखे थे, है ना? अब उसके उसके बाद क्या देखते हैं? और जब संकरण पढ़े थे, जब आप उसमें देखे थे, क्या बोलते हैं, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख रहे थे परमाणु संरचना, वहां पर संकरण देखे थे केमिकल बॉन्डिंग में। तो जब हम वहां पर संकरण के बारे में पढ़ते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऊर्जा, ये सब के बारे में देखते हैं। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड लेंथ है क्या, बॉन्ड एनर्जी है क्या, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ हम किसको बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ है क्या, किसको पता है? आप सबको याद करने के आने के लिए बोला था, ये सब भूल गए। बॉन्ड लेंथ, आप परमाणु त्रिज्या को ही लेते हैं लगभग, है ना? दो परमाणु की त्रिज्याओं का योग, ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ये सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ है क्या, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, और बॉन्ड एनर्जी है क्या, ठीक है? ये सब के बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इसको पहले देख चुके हैं। मैं आता हूँ सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? आवेश आवेश का वितरण किस प्रकार से करना है अपने को ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये हम सहसंयोजक अणु के बारे में देखेंगे। कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बनिक यौगिक मतलब सहसंयोजी अणु है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होगा, उसके आधार पर आवेश का वितरण कैसे कैसे होगा, यहाँ पर ये सब प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? तो आवेश का वितरण या इलेक्ट्रॉन का वितरण हम यहाँ पर दो प्रभाव से देख सकते हो। यहाँ पर जो प्रभाव पड़ेगा दो प्रकार से हो सकता है, एक परमानेंट हो सकता है, स्थायी, या तो दूसरा है अस्थायी, जिसको हम टेम्पररी बोलेंगे। दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। इसमें जो अस्थायी होता है, अस्थायी में आपको दो प्रकार के फिनोमिना मिलेगा, दो प्रकार के प्रक्रिया मिलेंगे इसमें, ठीक है? एक को बोला जाता है इंडक्टोमेरिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक। कंफ्यूजन वर्ड है यहाँ पर, ये ध्यान में रखिएगा। एक होता है इंडक्टोमेरिक और एक होता है इलेक्ट्रोमेरिक। ये अस्थायी है, टेम्पररी। जब तक यहाँ पर कोई ग्रुप जो इस पर प्रभाव छोड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, तब तक ये प्रभाव आपको दिखाई देगा, और जैसे ही उस ग्रुप को हटाते हो वो प्रभाव उस यौगिक पर खत्म हो जाएगा, ठीक है? और एक स्थायी के बारे में बोल रहा हूँ, परमानेंट, उसमें हम बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। जनरली यहाँ पर ये स्थायी को बोल रहा हूँ, परमानेंट को। इसमें आपको मिलेगा इंडक्टिव, आ जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव बोला जाता है इसको। दूसरा है कॉन्जुगेशन, आपको मिलेगा यहाँ पर। कॉन्जुगेशन मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हो रेजोनेंस। तीसरा आपको यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा। इस प्रकार से तीन चार एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे। हम आज बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। ये जैसे कि अगर इस पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तब ये प्रभाव तो दिखेगा ही, लेकिन अगर उस ग्रुप को हटा दोगे तो वो प्रभाव परमानेंट छोड़ के चला जाए रहेगा, ठीक है? तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम स्थायी इफेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है? स्थायी प्रभाव के नाम से जान रहे हैं। इसमें मैं पहला अभी ले रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है, बताने का कहाँ है, डस्टर कहाँ है? देखो तो वहां पर होगा, छिपा होगा, ऊपर 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 नहीं है। हम अभी बात क्या कर रहे हैं, टॉपिक में क्या लिया हूं, इलेक्ट्रॉन का वितरण, ठीक है? हम फोकस करेंगे इलेक्ट्रॉन के वितरण पर, किस प्रकार से वितरण करना है, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं है। हम पढ़ के आ रहे हैं, पहले ये समझो, उसके बाद हम इफेक्ट क्या क्या हो रहा है उसको समझोगे आप, तो आसानी से इसको समझ पाओगे।
तो इसमें जब मैं प्रेरणिक प्रभाव में क्या बोल रहा हूँ, परमाणु की श्रृंखला लेंगे हम यहाँ पर। जैसे कि मैं कार्बन चैन के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर सी 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 करके इस प्रकार से एक आपका श्रृंखला रहेगा और इसमें मैं एक ग्रुप जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये ग्रुप इस श्रृंखला पर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वितरण पर प्रभाव डालेगा, इसको हम देखेंगे। तो प्रेरणिक प्रभाव में होता क्या है, परमाणु की श्रृंखला में यहाँ पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध मिलेगा, ये ध्रुव बनाएगा, ये आपका सहसंयोजक बंध है, कार्बनिक यौगिक है। जैसे ही हम यहाँ पर ग्रुप जोड़ेंगे यहाँ पर, तो यह बंध ध्रुवीय हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, जिसके कारण से इसकी उपस्थिति के कारण से इलेक्ट्रॉन के विस्थापन होना शुरू हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन हो रहा है, इसी को हम प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जानेंगे। समझ में आ रहा है? ये आपका सहसंयोजक बंध है पूरा, ये जो कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, ये पूरा सहसंयोजक बंध है। जैसे ही इसमें मैं एक और ग्रुप जोड़ रहा हूं, ये भी आपका सहसंयोजक बंध है, लेकिन इस ग्रुप की उपस्थिति के कारण से यह बंध पूरा का पूरा ध्रुवीय हो जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा। इसी इलेक्ट्रॉन के विस्थापन को हम प्रेरणिक प्रभाव के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब ये ग्रुप किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, इसके बारे में देखते हैं। या तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है, या यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक सकता है। तो ये दोनों प्रभाव के आधार पर हम इसको दो प्रकार से अब फिर से बांटेंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हम यहाँ पर इसका सिंबल लेंगे आई। प्रेरणिक प्रभाव हिंदी में, इंडक्टिव इफेक्ट इंग्लिश में, तो यहाँ से हम इसका सिंबल लेंगे आई। अब इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, आई इफेक्ट। क्या बोलेंगे, आई इफेक्ट। अब जब हम इसको दो प्रकार से मैं फिर से कैटेगराइज कर रहा हूँ, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है उसके आधार पर, या इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक रहा है उसके आधार पर। ठीक है, तो मैं इसको एक प्लस आई बोलूंगा और एक को बोलूंगा माइनस आई। ये दो प्रकार से हम इसको बांट दिए। प्लस आई कब और माइनस आई कब? प्लस मतलब अपने से दूर फेंकना, अपने से दूर फेंकना। यहाँ पर प्लस क्यों हो रहा है, तो ये मैं ग्रुप के आधार पर बोल रहा हूँ, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक रहा है। तो यहाँ पर देखोगे अपने को मतलब किससे है, इस कार्बन श्रृंखला से मतलब है। कार्बन श्रृंखला पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, प्लस होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होते जाएगा, प्लस होते जाएगा, इसलिए हम इसको प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानेंगे। तो इसको आप लिखोगे कैसे, जब कोई कार्बन श्रृंखला में कोई ग्रुप ऐसा मिलता है कि वह इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकता है या कार्बन श्रृंखला की ओर ढकेलता है, तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए अब एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर कौन फेंकेगा, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह आता है। इसी को पहचानना है आपको। अगर इसको आप पहचान लिए तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। दूसरा यहाँ पर मैं देखता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल में फिर आते हैं। प्लस आई में मैं क्या बोला, ये जो ग्रुप है, ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कार्बन श्रृंखला की ओर धकेलता है, बोल सकते हो इसको। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कार्बन श्रृंखला से खींच लेता है। तो यहाँ पर आप देखें, कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ रहा है, कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व डेंसिटी बढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर देखते हैं कार्बन श्रृंखला पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घट रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व घट रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। होगा क्या एक्चुअल में, इसका फिनोमेना देखते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कार्बन का श्रृंखला लेता हूँ, इसकी संयोजकता को आप संतुष्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ कार्बन से मतलब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक से ग्रुप जोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक रहा है। यहाँ पर के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंका, तो यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हल्का सा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पर बढ़ा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है,
तो इसको आप परमानेंटली तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया है, आंशिक रूप से इसको फील हो रहा है ऐसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस का खेल शुरू हो गया। प्लस और माइनस का खेल मतलब हम इस बंध को अब क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बंध बोलेंगे। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, सहसंयोजक बंध था जिसमें ध्रुवणता नहीं पाई जाती, लेकिन यहाँ पर इस ग्रुप के कारण से थोड़ा बहुत ध्रुवणता आ गया। यह बंध क्या हो गया, अब ये पोलर हो गया। सहसंयोजी बंध बहुत ही कम क्रियाशील होता है, लेकिन अब इस बंध इसके कारण से, इस ग्रुप के कारण से अब ये थोड़ा बहुत क्रियाशील हो गया। ठीक है, तो यह बंध ध्रुवीय हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वितरण पर ध्यान देना है अपने को। तो यहाँ पर हल्का सा निगेटिव चार्ज आया। अब यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर भी तो कार्बन ही पूरा श्रृंखला है, ये आवेश का वितरण कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ा तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखोगे। इसकी यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है इसकी तुलना में कम है। यहाँ पर जितना ज्यादा मैं संख्या यहाँ पर डेल के रूप में बताऊंगा उतना कम मानते हुए चलना है। ठीक है, फिर यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया तो यहाँ पर फिर से थोड़ा बहुत निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा श्रृंखला में बात करना है अपने को। तो जैसे जैसे हम इधर उससे दूर जा रहे हैं, इस ग्रुप से दूर जाते जा रहे हैं, इसकी प्रबलता कम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्रेरणिक इफेक्ट होता है, प्रेरणिक प्रभाव, वह अधिकतर 3 स्थान तक ही लागू होता है। चौथे स्थान तक जाते जाते इसका प्रभाव लगभग नगण्य हो जाता है या नेग्लिजिबल, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो जनरली आप इसको 3 स्थान तक ही देखोगे, तीसरे के बाद चौथा तक जाते हैं तो यह प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, एक ग्रुप आया जो पूरे के पूरे कार्बन श्रृंखला को डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, और ये जो सहसंयोजी बंध था, जो अध्रुवीय बंध था, उसको क्या कर दिया, ध्रुवीय बंध के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक वैसा ही कहानी आपको यहाँ पर भी दिखेगा। फिर से मैं यहाँ पर करता हूँ, एक कार्बन श्रृंखला बनाया और यहाँ पर ये जो ग्रुप देखता हूँ, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, जैसे ही यहाँ पर हल्का सा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर हल्का सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको प्लस डेल या माइनस डेल के रूप में फिर से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा करने के लिए क्या करेगा, इधर सामने से अब इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा। तो यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो लेकिन यहाँ पर तो हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आया है, इसकी क्षमता उतना नहीं है जितना यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये जितना क्षमता इसके पास है उतना क्षमता के अनुसार से फिर ये खींचेगा, अर्थात यहाँ पर इसकी जो प्रबलता होगी, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आपको दिखाई देगा यहाँ की तुलना में आपको कम दिखाई देगा। जैसे जैसे हम फिर से इस ग्रुप से दूर बढ़ते हुए जाएंगे, इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो अगला पोजीशन पर चलेंगे तो यहाँ पर फिर से हल्का सा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। फिर से यहाँ पर जाओगे चौथा में तो उससे और कम पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। जो चौथा पोजीशन होगा लगभग नगण्य हो जाएगा। इसलिए फिर से हम अपने को यहाँ पर 3 स्थान तक ही बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सहसंयोजी बंध देखिए, पॉजिटिव चार्ज रहे चाहे निगेटिव चार्ज रहे, इसके कारण से आपको यहाँ पर जो सहसंयोजी बंध था इसमें ध्रुवणता दिखाई दिया। ध्रुवणता के कारण से अब यह यौगिक क्रियाशील हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को लेकर आपको अब क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए अब यहाँ पर पूछेगा कि कोई अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है, कंपेयर करने के लिए पूछेगा। जैसे कि बोल दिया जाएगा मेथिल क्लोराइड मेथिल से ज्यादा क्रियाशील होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आपको बोला जाता है फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो सब का हम एक्सप्लेनेशन अब यही पॉइंट से देते हुए चलेंगे। अब ध्यान में रखना है कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलेगा और कौन सा ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो अब फिर से मैं आता हूं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणता के कॉन्सेप्ट में। और विद्युत ऋणता का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, विद्युत ऋणता क्या होता है, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर उस क्षमता के बारे में बात करेंगे। एक तरफ अपने पास है कार्बन और दूसरे तरफ है अपने पास एक ग्रुप।
जो इलेक्ट्रॉन को या तो खींच सकता है या तो धकेल सकता है। तो उसी ग्रुप और कार्बन के बीच में अपने को अब खेल देखना है। अब ये खेल क्या हो रहा है, तो हम कैसे करेंगे, कार्बन की विद्युत ऋणता और इस ग्रुप में जो यहाँ पर इसके साथ जो बंध बना रहा है, ग्रुप में जो कोई तत्व है इस कार्बन के साथ बंध बना रहा है, उसकी विद्युत ऋणता में अंतर क्या है, उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है कि कम है, उस पर ये पूरा का पूरा डिपेंड होगा। अगर मैं मान लेता हूं कार्बन की विद्युत ऋणता से इस ग्रुप की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन को कार्बन से तो खींच नहीं पाएगा। तो कौन खींचेगा, कार्बन खींचेगा, अर्थात यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। आप उल्टा बोल सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट से आपको इसको समझना है। तो आपको अगर पॉजिटिव में देखेंगे तो जनरली आपको कार्बन के बारे में ही बात करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं कार्बन को आधार लिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना हाइड्रोजन को आधार में लिया जाता है। इस कार्बन के पास क्या जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। अब हम कंपेयर करेंगे इसमें, इस हाइड्रोजन की तुलना में अगर यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और विद्युत ऋणता इस हाइड्रोजन की तुलना में कम है तो वह इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। आपको पता होगा कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग समान होती है, हाइड्रोजन का हल्का सा कम होता है। जब मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा था वहां पर बताया था इसको, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है और इसी कार्बन से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है, इसलिए इस हाइड्रोजन को आधार में लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट, तो आप इसी एच को आधार लेते हुए आप प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन है जिसकी विद्युत ऋणता इससे कम है कार्बन से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन ये क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन, और अतिरिक्त तत्व के रूप में क्या क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन, सिर्फ इतना ही होता है। तो अभी मैं बात करूं, यहाँ पर ये कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हैलोजन ग्रुप, यहाँ पर है आपका फास्फोरस, यहाँ पर है सल्फर और यहाँ पर है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिर्फ इतने के बारे में ही बात करना है। पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, विद्युत ऋणता का मान बढ़ता है, अर्थात इसमें अगर कंपेयर करोगे अतिरिक्त तत्वों का हमेशा विद्युत ऋणता ज्यादा होता है। तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कार्बन के समान या कार्बन से कम रखेगा, तो यहाँ पर और कोई दूसरा नहीं मिलता है, और ये अकेला कार्बन ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलेगा। जैसे कि मैं अगर बात करूं, यहाँ पर एक COOH और CH3 COOH, तो यहाँ पर आपको ग्रुप के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। इसी पर आपको कंपेयर करना है। मैं अगर बोलूं फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों की अम्लीय प्रबलता में किसका ज्यादा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं CH3 के जगह में मैं यहाँ पर CH2 और एक Cl जोड़ देता हूँ, फिर COH करता हूँ, तो अब इसकी अम्लीय प्रबलता के बारे में आप कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। अगला जैसे कि मैं बोलूं CH3 और यहाँ पर H, CH4 हुआ ये मेथेन, यहाँ पर मैं CH3 और Cl किया, ये क्या हो गया, मेथिल क्लोराइड। मैं अगर आपको पूछूं मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता मेथेन से ज्यादा क्यों होती है, कारण स्पष्ट कीजिए, तो सबका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से देंगे, ठीक है। तो प्लस आई में आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्किल ग्रुप ही मिलने वाला है। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लेते हैं तो हम अपने को क्या मिलेगा, सिर्फ एल्किल ग्रुप मिलेगा। अब इस एल्किल ग्रुप को आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के आधार पर फिर से कैटेगराइज करना है। मेथिल ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेल रहा है, तो याद रखिएगा आप, अगर मैं यहाँ पर देखिए मेथिल लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं मेथिल के जगह यहाँ पर CH2 और CH3 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 मेथिल ग्रुप हो गया। और अगर मैं एक और जोड़ देता हूँ इसी में CH3, ये CH3, तो इसमें अब क्या हो गया, 2 मेथिल ग्रुप जुड़ गया। अगला एक और कर सकते हैं C, यहाँ पर एक और जो H जुड़ रहा है उसको हटा के मैं CH3 और ये CH3 कर दिया, तो यहाँ पर 3 मेथिल ग्रुप हो गया। ये सब धकेलने वाला है, तो कौन सबसे ज्यादा धकेलेगा इलेक्ट्रॉन को, ये सबसे ज्यादा धकेलेगा, अर्थात तृतीयक सबसे ज्यादा
प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। समझ में आ रहा है? ये आपका तृतीयक है, ये आपका द्वितीयक कार्बन है, ये आपका प्राइमरी कार्बन है, और इसको आप 0 बोल सकते हो। ठीक है, तो जितना बड़ा ग्रुप होगा एल्किल का वह उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। समझ में आ रहा है सीमान? इसी प्रकार से आपको इसको समझना है। इसके सिवाय और कोई दूसरा ग्रुप यहाँ पर धकेलने वाला दिखाई नहीं देगा। अब सब जितना भी एग्जाम्पल आपका बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी टेबल में बनाया, ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे कि मैं बॉन्ड NO2 करूं, यहाँ पर नाइट्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे कि मैं बोलूँ CN, यहाँ पर नाइट्रोजन आ रहा है, कार्बन उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाद नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे मैं बोलूँ OH जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। जैसे कि मैं फ्लोरीन बोलूँ, क्लोरीन बोलूँ, ब्रोमीन बोलूँ या आयोडीन बोलूँ, ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला सिर्फ कौन है, एल्किल ग्रुप, कार्बन ही है जो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। तो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया आपको। प्लस आई इफेक्ट में सिर्फ एक ही एग्जांपल मिल रहा है, और जितना बड़ा ग्रुप बनते जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धकेलते जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे मैं अभी प्रॉब्लम क्रिएट किया था, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब इसमें देखते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेथेन और मेथिल क्लोराइड, क्रियाशीलता दोनों में किसकी ज्यादा है, तो अभी मैं बताया मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता मेथेन की तुलना में ज्यादा होती है। कारण स्पष्ट करना है, तो आप कैसे बताओगे। यहाँ पर मेथेन में देखोगे आप, तो मेथेन में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के वितरण पर प्रभाव डाल सके। जबकि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड में बात करते हैं, तो मेथिल क्लोराइड में आप देख रहे हो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट देता है। कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट देता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अपनी ओर खींचने के कारण से यहाँ पर आपको निगेटिव चार्ज मिलेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। इस कारण से यहाँ पर फलस्वरूप क्या हुआ, यह बंध ध्रुवीय हो गया, और ध्रुवणता के कारण से अब यह मेथिल क्लोराइड की क्रियाशीलता मेथेन से ज्यादा हो जाती है। इतना लिख सकते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं HCOOH और CH3COOH करूं, ये आपका क्या है, फार्मिक अम्ल, और ये आपका है एसिटिक अम्ल। आपको बोला जाए फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय होता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल के लिए हम अम्ल किसको बोलते हैं, जो प्रोटॉन दे दे, जलीय विलयन में या विलयन में प्रोटॉन दे, हम उसको अम्ल बोलते हैं। यहाँ पर देखेंगे अम्ल, हम इसको अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्यों बोलते हैं इसको, तो उसके पीछे का रीजन देखो आप, यहाँ पर क्या दिखाई देता है। यहाँ पर देखेंगे H C डबल बॉन्ड और OH। आप अम्ल को कुछ इस प्रकार से लिखते हो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH। यहाँ पर प्रोटॉन दे अम्ल है। प्रोटॉन कहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर। अगर ये प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा हम इसको अम्लीय बोलेंगे, और ज्यादा अम्लीय किसको बोलेंगे, जो जितनी आसानी से प्रोटॉन को बाहर निकालेगा वह ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ मैं, इसको अम्ल कब बोल रहा हूँ, H C डबल बॉन्ड O O, और यहाँ पर माइनस चार्ज और H+ बाहर होगा। H+ बिना इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकल जाता है। अर्थात मैं यहाँ पर बात करूं, अगर इस सेंटर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। और आपको पता है हाइड्रोजन तो आवारा होता ही है, इधर उधर घूमते रहता है ना। तो यहाँ पर इस सेंटर पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। अब यही आपका मेन उद्देश्य हो गया इस प्रॉब्लम के लिए। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रहा है इस सेंटर पर, वह उतना ही ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। अब दोनों में चेक करो, यहाँ पर कोई इफेक्ट लग रहा है, हाइड्रोजन कौन सा इफेक्ट देगा, मैं अभी कुछ बताया हूँ, हाइड्रोजन कुछ भी इफेक्ट नहीं देता, ना प्लस ना माइनस। यहाँ पर कोई इफेक्ट लागू नहीं हो रहा है, आई के बारे में बात कर रहे हैं तो। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो आपको मेथिल ग्रुप दिख रहा हुआ है जुड़ा हुआ, और मेथिल ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंका, ये यहाँ पर आया, और यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर माइनस निगेटिव हो गया और ये प्लस निगेटिव हो गया।
अब ये माइनस, देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, और ये शिफ्ट होने के कारण से यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और ये माइनस चार्ज और यहाँ पर ये प्लस चार्ज के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये माइनस चार्ज हो गया ना, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, ये फिर से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण से यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पर ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ओवरऑल इस सेंटर पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ आपको ऐसा भी दिखाई देगा। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ये इस पर कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आने के कारण से ये बाहर निकल जाएगा और ये आसानी से H+ मिलने के कारण से, एक मिनट उल्टा हो रहा है ना, ओवरऑल देखोगे आप यहाँ पर क्या दिख रहा है, H+ बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा मतलब यहाँ पर आसानी से H+ आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आसानी से H+ यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर न प्लस इफेक्ट हो रहा है न माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। तो इसकी तुलना में दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम है, यहाँ का हाइड्रोजन आसानी से निकल सकता है इसकी तुलना में, इसलिए फार्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होता है। क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसी पॉइंट में जोड़ देता हूँ। इस बार मैं रखता हूँ CH2 और इसमें जोड़ दिया Cl, फिर इधर को मैं सेम रखता हूँ। ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसका जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे कुछ ऐसा बनाओगे, यहाँ पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ फाइनली आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है। यह ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ओवरऑल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया, इसको बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले देखे थे, ये निगेटिव चार्ज में झूलते रहता है, कभी यहाँ कभी यहाँ निगेटिव चार्ज। ओवरऑल निगेटिव चार्ज यहीं पर है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पकड़कर कौन लेगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। इसको फील करने के लिए यहाँ का निगेटिव चार्ज इधर आ जाता है। तो यहाँ पर दोनों में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ गया है, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओवरऑल इफेक्ट कहाँ पर पड़ा, यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यहाँ पर कम हुआ। अब देखो, अब तीनों में देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ा था, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आया था, यहाँ पर कम हो गया। तो अब तीनों में देखोगे, अभी मैं कुछ देर पहले बोला हाइड्रोजन प्लस बिना इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकलेगा, कब निकलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो आसानी से ये बाहर निकलेगा। तो ये तीनों में कंपेयर करते हैं, सबसे ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो यहाँ कम दिखाई दिया, उसके बाद यह वाला, उसके बाद यह वाला, इसमें ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो यहाँ का हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय अगर इसमें बात किया जाए तो यह वाला होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को इसका व्याख्या देखना है। अब 11वीं 12वीं क्लास में आप पढ़े होंगे मोनोक्लोरो, डाइक्लोरो और ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। अब इसी की अम्लीय प्रबलता के बारे में आपको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। अब जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप इसमें जुड़ा रहेगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से इसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मोनोक्लोरो हो गया। अब इसी में मैं एक हाइड्रोजन को और निकाला और इसमें एक क्लोरीन जोड़ दिया, ये आपका COOH। इसी में फिर से मैं क्या किया, एक और जो हाइड्रोजन है उसको भी क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया और COOH। तो आप कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर 2 बार लग रहा है, यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम कहाँ पर दिखाई देगा, ये तीसरा वाला में। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल यहाँ पर सबसे ज्यादा कम दिखाई देगा, हाइड्रोजन उतना ही आसानी से यहाँ पर बाहर निकलेगा और इसकी अम्लीय प्रबलता इन दोनों की तुलना में यहाँ पर ज्यादा होगा। आपको अरेंज करना है तो पहला का सबसे कम होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब ये क्लोरीन के जगह में मैं फ्लोरीन लूं CH2, यहाँ पर मैं फ्लोरीन लिया COOH, ये लिया, यहाँ पर भी H+ मिलेगा आपको, यहाँ पर भी H+ मिलेगा। किसकी अम्लीय प्रबलता ज्यादा होगी, अब आप कैसे बताओगे?
हम ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाए हैं? विद्युत ऋणता के कॉन्सेप्ट से उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पर जाता हुआ दिखाई देगा? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो उतनी ही प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? दोनों में चेक करोगे तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। तो दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो यह ज्यादा प्रबलता के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो दोनों ही, लेकिन इसकी प्रबलता इसकी तुलना में ज्यादा होगी फ्लोरीन वाले की ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से आप कंपेयर करोगे तो इसमें ज्यादा कम दिखाई देगा इसकी तुलना में। इसलिए मोनोफ्लोरोएसिटिक अम्ल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होगा। कौन सा ज्यादा अम्लीय है? ये वाला ज्यादा अम्लीय दिखाई देगा। इसी प्रकार से इंडक्टिव इफेक्ट को आपको एप्लीकेशन लेना है, इसका प्रयोग करना है। समझ में आ रहा है सिद्धांत? इसी प्रकार से इसको आपको चेक करना है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो आपको दिखाई देगा, जैसे कि आबंध लंबाई के बारे में बात करें। एक इसका इफेक्ट हो गया, और दूसरा इफेक्ट देखते हैं आबंध लंबाई। आबंध लंबाई पर क्या इफेक्ट डालता है, ये सब पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेरणिक प्रभाव के कारण से किसी यौगिक पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उल्लेख कीजिए। तो आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको उल्लेख करेंगे। पहला है आबंध लंबाई। आबंध लंबाई में आप क्या बताओगे? आबंध लंबाई अगर जितना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, उतना ही ज्यादा बंध लंबाई छोटा होता जाएगा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा बंध लंबाई उतना कम, बंध लंबाई उतना ही कम हो जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए मेथिल फ्लोराइड CH3F CH3, एक मिनट, CH3Cl CH3Br CH3I। अब अभी आप बताइए माइनस आई इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा? किसमें होगा माइनस आई इफेक्ट? सबसे ज्यादा एफ में होगा, सबसे ज्यादा इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा। ये माइनस आई इफेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं क्या लिखाया हूँ? माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा बंध लंबाई उतना ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है। ओवरऑल सीधा सीधा ये बंध को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण से बंध की लंबाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो बंध लंबाई के बारे में आप जब बात करोगे तो बंध लंबाई में आपको उल्टा क्रम दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको आपको लेना है। ये बंध लंबाई जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा, बंध लंबाई उतना ही छोटा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव इफेक्ट लगेगा तो बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जितना ज्यादा यहाँ पर फिर से हम बात करेंगे इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पर। द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो आवेश और आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल। और ये क्या बताता है? सीधा सीधा आपको ध्रुवणता के बारे में जानकारी देता है। तो अभी हम कुछ देर पहले देखे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अंतर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, ध्रुवीय होगा। तो फिर से यहाँ पर वही बात होगा, जितना ज्यादा आई इफेक्ट लगेगा यहाँ पर, सीधा सीधा क्या बोलेंगे हम? आई इफेक्ट। जितना ज्यादा यहाँ पर आई इफेक्ट लगेगा वह बंध उतना ही ज्यादा ध्रुवीय हो जाएगा। जितना ज्यादा आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा बंध द्विध्रुव आघूर्ण का मान मिलेगा आपको। द्विध्रुव, ये द्विध्रुव आघूर्ण है ना,
द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का मान उतना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा। जैसे कि अगर फिर से मैं इसी एग्जांपल को उठाऊं, CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I, इसमें आप क्या बताओगे, किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा आई इफेक्ट लग रहा है। फिर से हम बात करेंगे इसी पर, सबसे ज्यादा इफेक्ट लग रहा है क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट। ओवरऑल यहाँ पर आई इफेक्ट लेना है, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है, आई इफेक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण भी सबसे ज्यादा इसी का होगा, क्योंकि जितना प्रबलता के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा उतना ही चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा चार्ज या आवेश का मान होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे द्विध्रुव आघूर्ण का मान, क्योंकि यहाँ पर CH3F में आई इफेक्ट का वैल्यू या मान यहाँ पर ज्यादा है। इसी प्रकार से इसको आपको समझना है। अब फिर से आप अगर रिंग पर जाओगे, ये सिंपली हम एलिफैटिक पर बात कर रहे हैं, रिंग पर जाओगे तो भी आपको कुछ ऐसा ही इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो जब हम रिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अभी आप मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग उसका आंसर दीजिए। NH3 CH3 NH3 CH3 2 NH2 और NH, बताइए मेरे को इसमें से कौन सबसे ज्यादा कौन सबसे ज्यादा क्षारीय होगा? अमोनिया सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। और किसी का आंसर? जयंती, आपके हिसाब से चेक कीजिए। यस कहाँ है, बताओ। बता भैया, कब पढ़ा दिया भैया मैं उदासीन आपको, NH3 उदासीन होता है। अमोनिया हमेशा क्षारीय बिहेवियर शो करता है। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत, पहला ही एग्जांपल इसी को लेते हो, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है और यह लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, लुईस क्षार होता है। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कौन सा सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। अब इस नियम को ही पूरा उलट के रख देते हो, अमोनिया उदासीन होता है, H2O उदासीन होता है। ठीक है, उसके पास लोन पेयर होता है फिर भी वो उदासीन होता है। पीएच स्केल में उसको स्टैंडर्ड लिया गया है, इसलिए उसको उदासीन लेते हैं। कैसे जो ही क्या आएगा? नो, किसी के पास आइडिया है? सविता, फाइनल सिद्धांत आपको आ रहा है? क्षार किसको बोला जाता है? हाँ, OH माइनस दे, यहाँ पर तो वो नहीं दिख रहा है। लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत के अनुसार से जो इलेक्ट्रॉन को दान कर सके, ठीक है, डोनेट करेगा, दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता को हम क्षार बोलते हैं। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा। अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है जिसको यह दान कर सकता है। अब जो जितना आसानी से दान करेगा वह उतना ज्यादा क्षारीय होगा। सबके लिए एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जो जितना प्रबलता से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा लुईस के अनुसार से वह उतना ज्यादा अम्लीय होगा, या आर्हीनियस के अनुसार से बोलोगे या ब्रॉन्स्टेड के अनुसार से बोलोगे, जो जितना ज्यादा आसानी से H+ दान करेगा वह उतना ज्यादा अम्लीय होगा। बस आसानी वाला शब्द जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान किया वह उतना ज्यादा क्षारीय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक करो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। हाँ, यहाँ पर आप देखते हो NH3, ठीक है, इसको मैं अगर अलग करके देखूं तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं NH2 और CH3, यहाँ पर मैं देखता हूं तो NH CH3 देखो अब क्या समझ में आ रहा है। CH3 कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंकेगा। किधर फेंक रहा है? नाइट्रोजन की तरफ, या तो उल्टा आप ले सकते हो नाइट्रोजन की
अपनी ओर आकर्षित करेगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप, आप तो नाइट्रोजन को एक आधार मान लियो, तो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें CH3। इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर फेंक रहा है, यहाँ पर कोई फेंकने वाला है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है क्या नाइट्रोजन पर? नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर और ज्यादा बढ़ रहा है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता किसके पास ज्यादा होगा? लास्ट वाला के पास, है ना। अगर मैं इसको पहला, दूसरा और तीसरा करूं, तो तीसरा में आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता तीसरा वाला कंडीशन में ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा वही तो डोनेट करेगा, है ना। इसके पास, सभी के पास इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा है। इसमें से जैसे कि इसके पास 10 रुपया है, तो ये 1 रुपया निकालना है तो ये बहुत आसानी से निकाल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर इसके पास 5 रुपया है तो सोचेगा थोड़ा सा दूं कि नहीं दूं, और इसके पास 1 ही रुपया है तो 1 रुपया को दे देगा, तो इसके पास, तो ये सोचने वाली बात है। इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यह आसानी से दे सकता है, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आसानी से जो दान किया उसकी क्षारीयता ज्यादा होगी। तो उस आधार पर देखोगे तो इसकी क्षारीयता सबसे ज्यादा, इस प्रकार से आपको लेना है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? आपको सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट नहीं रहना है, सभी तरफ आपको फैलाना है। और सिर्फ हम यहाँ पर एक ही पॉइंट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉन के वितरण के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का घनत्व चेक कर रहे हैं, और उस घनत्व के आधार पर हम यहाँ पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये प्रभाव पड़ रहा है, अगर मैं ग्रुप को हटा दूं तो वो अपना इफेक्ट छोड़ चुका रहेगा, वो इफेक्ट अब बदलने वाला नहीं है। ऐसा प्रभाव स्थायी प्रभाव कहलाता है। तो ये ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको अच्छा से देखिएगा घर में, फिर अगले दिन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे।